बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एडवांस फ़िल्टर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो नॉर्मल आरसी फ़िल्टर है वो काफ़ी सारे जगहों पे काफ़ी है। बेसिक फ़िल्टर फंक्शन एडिक्वेटली फॉर अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर फार फ्रॉम आइडियल, हाउएवर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आइडियल नहीं है। अब ये आइडियल है कि अगर एक लो पास फिल्टर है तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट सिग्नल को पास करे और उसके फ़ौरन बाद ये कंप्लीट सिग्नल को ज़ीरो कर दे, एटेन्यूएट कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। होता किस तरह से है कि ये कुछ हिस्से में तो सिग्नल को या बिल्कुल पास करता है, लेकिन उसके बाद एटेन्यूएशन पोर्शन जो है वो बहुत ग्रेजुअल है। तो ये अगर सिंगल स्टेज फिल्टर है या सिंगल ऑर्डर फिल्टर है तो वो यहाँ पे आएगा। अगर टू ऑर्डर फिल्टर है तो ये यहाँ तक लेके जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ उसके ऑर्डर्स बढ़ाते जाएंगे फिल्टर के तो वो बेहतर एटेन्यूएशन करता जाएगा। तो इसलिए हमें हायर ऑर्डर फिल्टर्स को प्रेफर करना चाहिए। और हायर ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पोल्स एक से ज़्यादा हो, या जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो। दो टाइप के हैं फिल्टर्स, बटरवर्थ फिल्टर है और एक शेबीशेव फिल्टर्स है। ये इन दोनों के फार्मूलाज हैं। और यहाँ पे भी देखिए n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। अब हम ये कर सकते थे कि दो फिल्टर्स को या दो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स को हम कैस्केड कर दें तो ये सेकंड ऑर्डर फिल्टर हमें बन जाएगा। लेकिन ये कोई बहुत बेहतर आइडिया नहीं है। एक और इम्प्रूव्ड डिज़ाइन है जिसको सैलन कैली फ़िल्टर कहा जाता है, और वो ये है, और ये यही मकसद अचीव करता है कि ये लो पास फिल्टर के तौर पे ये काम करेगा ऑफ ऑर्डर 2। और एक्चुअल सब्जेक्ट को समझने से पहले हम स्केलिंग को ज़रा सा ध्यान देते हैं, स्केलिंग को रिकॉल करते हैं। स्केलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक फ़िल्टर डिज़ाइन है और जिसके लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व कुछ इस तरह से, इसका एम्पलीट्यूड 2.5 ओम है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व के सेंट्रल पॉइंट है वो 1 है। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकल डिज़ाइन में लेके जाना चाहें, क्योंकि 2.5 ओम रजिस्टर्स आपको नहीं मिलेगा, हाफ हेनरी इंडक्टर्स बहुत मुश्किल है, इसी तरह 2 फैराड कैपेसिटेंस जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में ले जाने के लिए हम दो इसके साथ प्रोसेसेस करते हैं। एक हम इसके एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड स्केलिंग। और मैग्नीट्यूड स्केलिंग के लिए अब इस केस में अगर हम फ़र्ज़ करें हम ये चाहते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड 2.5 ओम से 5 किलो ओम हो जाए, 5 किलो ओम हो जाए, तो हमें 2.5 को 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड स्केलिंग हो गई। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 1 रेडियन है, इसको हम 5 रेडियन करना चाह रहे हैं, 5 मेगा रेडियन करना चाह रहे हैं, तो हमें इसको 5 मेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है। अब इस सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले देखिए 2.5 इसको हमने 200 से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया। पहले दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कैपेसिटर को हमने डिवाइड किया। ये फार्मूला हम फॉलो कर रहे हैं, Km इंटू आर, Km इंटू एल और C डिवाइडेड बाई Km। उसके बाद इससे जब हम फ्रीक्वेंसी स्केलिंग पे जा रहे हैं तो हम ये फॉलो करेंगे, रेजिस्टेंस में नो चेंज, इंडक्टर डिवाइड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर से, और इसी तरह जो न्यू कैपेसिटर है उसको भी हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। यानी इसको डिवाइड करेंगे 5 मेगा से और इसको भी 5 मेगा से डिवाइड करेंगे, तो ये न्यू वैल्यूज़ हमारे पास आएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आना चाहें दोनों फैक्टर्स को, तो हम ये फार्मूला जो है इसको हम यूज़ कर लेंगे जिसमें दोनों काम हो जाएगा। यानी हमने मैग्नीट्यूड स्केलिंग भी कर दी और
फ्रीक्वेंसी स्केलिंग भी करनी। तो ये हमने ख़ास तौर पे इस फार्मूले को आगे इस्तेमाल करना है। अब आइए साइलेंट कैली एम्पलीफायर पे, ये सेकंड ऑर्डर एक्टिव फिल्टर है। इस फिल्टर में देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है। ये वी आई इनपुट है, वी एक्स इस पॉइंट पे वोल्टेज है, वी आउट है और वी वाई यहाँ पे वोल्टेज है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, चूँकि हमें पता है कि इन्वर्टर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो दोनों इनपुट्स हैं वो सेम वोल्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज वी वाई है तो यहाँ पे भी वोल्टेज वी वाई होना चाहिए। तो हम वी वाई, ये पूरे पॉइंट एक ही है, तो हम वी वाई यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा वी वाई आ गया। अब हमने इस सर्किट के लिए, साइलेंट कैली फिल्टर के लिए, हमने ट्रांसफ़र फंक्शन या आउटपुट इनपुट रिलेशन हमने डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम नॉन इन्वर्टिंग को हम देख लेते हैं। ये जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसमें वी आउट और वी वाई के रिलेशन क्या होगा ये हमें पता है। नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला ये होता है। तो इसको हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, इस फार्मूले को। और यहाँ से एक चीज़ आपको याद होगा कि ये जो है एक्चुअली गेन है। तो हम यहाँ पे गेन को डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारा गेन है, तो जी इज़ 1/, ये वैल्यू, और इसको हम सिंप्लीफाई करके आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई आर बी लिख लेते हैं। अब यहाँ से एक्चुअली हम वी वाई मालूम करेंगे। तो इससे हम वी वाई मालूम कर लेते हैं। ये इस साइड पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये वी वाई आ गया। अब इसको इन टर्म्स से हम जी लिख लेंगे, तो ये 1/g हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है वी वाई इज़ V0/g। तो ये हमारा एक मेन इक्वेशन आ गया। अब इसी तरह हम इस सर्किट को अगर हम देखें, यहाँ पे ये इस पोर्शन को हम डील करना चाह रहे हैं। वी वाई और वी एक्स के रिलेशन मालूम करना चाह रहे हैं हम। सी को 1/c/s लिख दिया हमने एस डोमेन में जाके। तो अब यहाँ पे देखें कि वी वाई क्या होगा। वी वाई इज़ दिस वोल्टेज। अब यहाँ से हम वोल्टेज डिवीजन रूल लिख रहे हैं। वी एस डिवाइडेड बाई R21 + CS, R21 + CS एंड मल्टीप्लाई बाई 1/C2S। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन आ गया। इससे मज़ीद हम वी एक्स निकाल लेंगे, तो ये वी एक्स आ गया इससे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर नोडल इक्वेशन लिखते हैं। इस नोड पे आप देखें तो ये करंट लीविंग है, ये एक करंट लीविंग है और ये एक करंट लीविंग है। तो इन तीनों करंट लीविंग की इक्वेशन हम लिख लेंगे। सो ज़ीरो, करंट एंट्रिंग ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू, पहला हम देखें वी एक्स माइनस वी आई डिवाइडेड बाई R1। तो वी एक्स माइनस वी आई डिवाइडेड बाई R1, और इसी तरह वी एक्स माइनस वी वाई डिवाइडेड बाई R2, ये आ गया। और ये आ गया वी एक्स माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई, इसको भी हम एस डोमेन में लिख लेंगे, तो 1/SC1 हो जाएगा। अब ये तीन इक्वेशंस हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल वी आउट वी इन रिलेशन हमें मिल जाएगा, और वो कुछ इस तरह से होगा ये रिलेशन। तो ये आप इसको आप बिलीव कर लें, और जिनका दिल नहीं चाहता बिलीव करने को, उनके लिए मैंने अगले 2-3 स्लाइड्स मैंने मुख्तसर उसको आपको बयान कर देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को रोक के हर स्टेप को आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस थे। इन दोनों की वैल्यूज़ वी एक्स और वी वाई को हमने इसमें पुट कर दिया, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इसको आप स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते जाएं, मज़ीद सिंप्लीफाई, और मज़ीद सिंप्लीफाई। तो ये करके ये हम फाइनल हम यहाँ पे पहुँचे। हम इसको लेके हम आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। अब इसको हम एक मज़ीद सिंप्लीफाई हम ये करेंगे कि रेजिस्टेंसेस को हम कहेंगे अगर हम सेम वैल्यू ले लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इट विल मेक इट ईजी। एंड सिमिलरली कैपेसिटेंसेस भी अगर हम सेम वैल्यू की ले लें तो दैट विल मेक द सर्किट ईजी। तो हम ये कहते हैं R1 R2 को R लिख लेते हैं, और C1 C2 को हम C लिख लेते हैं। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा अब सर्किट आ गया। हमने R1 R2 वगैरह को सिंपल R लिख लिया, और C को हमने C लिख लिया। यहाँ से हमने इसको ब्रैकेट वाले टर्म्स को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 - GRC।
और अब हम इसको एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है लो पास फिल्टर के उसके साथ कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन है फॉर nth ऑर्डर सर्किट। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा g जो है वो k के बराबर है, ये g और ये k हो गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों टर्म्स, ये टर्म देखिए ये a नॉट है, तो a नॉट इज़ 1/R2C2 ये वाला, और ये जो s के साथ जो टर्म है वो a1 है, तो ये हमारा s के साथ जो टर्म है वो a1 के बराबर आ गया। और जब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा ये रिलेशन हमें मिल गया। अब एक और हमने इस टेबल से हमने फॉर नॉर्मलाइज्ड सर्किट के लिए, यानी जब ओमेगा c 1 के बराबर हो तो उसमें कोएफिशिएंट्स के वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। हमारे चूँकि ये सेकेंड ऑर्डर फिल्टर है तो हम ये सेकेंड ऑर्डर के जो रिलेशंस है वो ले लेंगे, यानी a0 हमारा 1 के बराबर हो जाएगा और a1 1.412 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम ये वैल्यूज इसमें हम प्लग इन कर देंगे तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया फॉर सेकेंड ऑर्डर साइलेंट की फिल्टर। अब आ जाते हैं हम सवाल की तरफ। सवाल हमने सॉल्व करना है। डिज़ाइन अ सेकेंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर हैविंग ए गेन ऑफ 4 एंड ए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 रेडियंस पर सेकेंड, 1400 रेडियंस पर सेकेंड। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला आपको जस्ट टू रिमाइंड यू कि ओमेगा इज़ 1/RC। हम साइलेंट कैली फिल्टर को लेके चलेंगे टू डिज़ाइन दिस बटरवर्थ फिल्टर। जब हमने यहाँ पे भाई R1 R2 की जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम इसको कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा सर्किट। ये हमारा फार्मूला हमने जो डिराइव किया था, दिस इज द फाइनल फार्मूला। और जब हमने इसके पैरामीटर्स रिप्लेस कर दिए थे तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया था फार्मूला। RC जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो इस केस में 1 हम अस्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइज्ड के केस में जैसे मैंने बताया था कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा c इज इक्वल टू 1, तो RC इज इक्वल टू 1। और 3 - GRC जो ये वैल्यू है ये 1.14। तो अब ये दो वैल्यूज़ हैं, इसको हम लेके आगे चलेंगे। यहाँ से हम G मालूम कर लेंगे। तो ये G गेन हमारा, ये गेन फॉर द नॉर्मलाइज्ड केस के लिए हमें गेन चाहिए 1.586। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो ये जो हमारा ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के पैरामीटर्स हैं इसको हम मालूम कर लेंगे। आपको याद होगा ये गेन फार्मूला है फॉर नॉन इन्वर्टिंग, और यहाँ पे हम ये 1.586 पुट करके और RA RB निकाल लेंगे। ये हो गया RA/RB। अस्यूम करेंगे एक वैल्यू, RB को हम अस्यूम कर लेते हैं 1 किलो, देयरफॉर RA 586 ओम हो जाएगा टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। और ये जो दो रजिस्टर्स हैं ये हमारे स्केलिंग से बाहर हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज़ में कोई तब्दीली नहीं है। स्केलिंग तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो R के वैल्यूज़ हमने चेंज किया, C के वैल्यूज़ चेंज किया, या हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने 1 फर्ज कर लिया। तो अब अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को 1 फर्ज कर लेते हैं तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि हम C 1 फैरेड ले लेते हैं और R 1 ओम ले लेते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी हमें। लेकिन ये कन्वीनियंट वैल्यूज़ नहीं है कि 1 फैरेड कैपेसिटर आपको मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत बड़े साइज़ का हो जाएगा ये। इसी तरह 1 ओम रेजिस्टेंस भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। तो हम प्रैक्टिकल वैल्यू की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो 1 माइक्रोफैरेड का है। अब इस 1 माइक्रोफैरेड हमने जो अस्यूम कर दिया जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसकी वजह से हमें क्या क्या चेंजेस या क्या क्या पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमने 1 फर्ज कर दिया था, नॉर्मलाइज्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1।
जबकि हमें सवाल में दिया गया है कि 1400 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हम इसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी आप 1 into KF जो फ्रीक्वेंसी स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें 1400 आना चाहिए। तो इसका मतलब है जो हमारा फ्रीक्वेंसी स्केल फैक्टर है वो 1400 है। एक तो ये आ गया। अब हम Km निकालेंगे इस फार्मूले से, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ इस C2 फ़र्ज़ कर दिया हुआ है 10⁻⁻6। अब इस फार्मूले में हम डालेंगे, ये देखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला था, इसमें ये हमने असूम कर लिया है 1 माइक्रोफैरड। ये ओरिजिनल जो है ये 1 फैरड है। KF हमने यहाँ से निकाल लिया 14। तो इससे अब हम Km निकाल सकते हैं, या मैग्नीट्यूड स्केलिंग फैक्टर। तो मैग्नीट्यूड स्केलिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 7.14 टू अचीव दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चाहिए, कैपेसिटेंस तो हमें मिल गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए, ये फार्मूला है इसके लिए Km इंटू R। R हमारे पास 1 था पहले जो हमने असूम किया था, उसको हम Km से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 714 इज़ Km। तो इसका मतलब है 714 ओम, ये हमारा न्यू R जो है वो आ गया यहाँ पे। तो अब ये चारों पैरामीटर्स हमारे पास हमारे साइलेंट-कैली सर्किट्स के मिल गए। ये चारों पैरामीटर्स आ गए, लेकिन आवर डिज़ाइन इज़ नॉट क्वाइट डन। वो क्यों, आइए देखते हैं। ये गेन देखिए, हमने जो गेन निकाला था फॉर दी नॉर्मलाइज्ड केस, तो ये 1.586 था, लेकिन सवाल में कह रहा है कि जो गेन चाहिए 4। अब इसका आसान तरीका यही है कि जो सर्किट हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है, इसके साथ एक और गेन सर्किट लगा दें या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक लगा दें, जिससे हम गेन 4 हासिल कर सकें। तो ये हमने नॉन इन्वर्टिंग एक एक्स्ट्रा सर्किट लगा दिया है, जिससे हम 1.586 गेन को 4 गेन तक लेके जाएंगे। और इसके लिए ये फार्मूला आपको याद होगा, ये इसके गेन है। गेन के रिलेशन हमें चाहिए अब 4 डिवाइडेड बाई 1.56, ये हमें चाहिए, ये हमारे पास है, यानी 2.52 के रेशियो में। तो यहाँ से RF ओवर R1 1.52 हो गया। अस्यूम कर लेते हैं R1 को 1 किलो, देयरफॉर RF जो है वो 1.52। तो अभी हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया, और ये हमारा कंप्लीट सर्किट की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। बिल्कुल इसी सही है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या हैं कि हमारे फिल्टर गेन जो है वो 10 dB है, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ है। तो गेन dB को हम पहले नॉर्मलाइज्ड गेन में मालूम कर लेंगे। सो 3.16 हमें एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ रेशियो गेन चाहिए, और ये चूँकि हर्ट्स में दिया हुआ है तो इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें 6283 रेडियंस चाहिए। ये फार्मूला हमारा था जो पिछले सवाल में, वही फार्मूला है। RC कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है वो 1 के बराबर है, और ये 3 - GRC 1.14 के बराबर है यहाँ से। तो यहाँ से हम G निकाल लेंगे, बिल्कुल वही वैल्यू है, सेम नो चेंज 1.586। ये जो नॉर्मलाइज्ड केस के गेन है, और यहाँ से हम ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स की वैल्यू, उसकी गेन 1.586 के बराबर करके ये वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। RB ये आ गया, असूम कर लेंगे RB को 1 किलो असूम कर लिया, तो RA 586 ओम हो गया। तो ये हो गया ये पैरामीटर्स इसके। अब आ जाते हैं हम, उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि चूँकि RC1 है तो हम C1 ले लें और R1 ले लें तो हो जाएगा पूरा, लेकिन ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ नहीं है, इसीलिए हम C को इस केस में भी हम फर्ज कर लेते हैं 1 माइक्रोफैरड। अब चाहें तो कोई और 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड भी फर्ज कर सकते हैं। इसको हमने 1 माइक्रोफैरड ही फर्ज कर लिया, और बिल्कुल उसी तरह से हमने अब इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है टू फाइंड Km एंड Kf। और रिक्वायरमेंट क्या है कि अब हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 है नॉर्मलाइज्ड, उसको हमने लेके जाना है 6283 रेडियंस पे। तो इसका मतलब है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्टिंग है उसको Kf से हम मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी स्केल फैक्टर आ गया 6283। इसको अब हम सी के वैल्यू में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिया तो यहाँ से हम के एम निकाल लेंगे, के एम आ गया 159। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस जो है न्यू रेजिस्टेंस वो के एम इंटू आर 159 ओम आ गया। और बिल्कुल उसी तरह से कि जी हमें ये 1586 तो हमें नहीं चाहिए, तो नॉर्मलाइज्ड गेन है, हमें चाहिए गेन 3.16। तो उसके लिए हम एक और सर्किट यहाँ पे हम लगा देंगे जिससे गेन अचीव कर लेंगे। उसी तरह से आप वैल्यूज़ पुट करके और R1 और RF के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप को ये बात समझ में आ गई हो किस तरह से ये सवाल को साइलेंट कैली को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।